नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे देश की न्यायिक व्यवस्था पर। वह न्यायिक व्यवस्था जो एक व्यक्ति आम व्यक्ति थोड़ा-सा भी विवेक रखता होगा, तो नियम और मानकों के आधार पर बहुत सरलता से ये तय कर सकता है कि देश में किसी भी मामले को लेकर, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे वो फौजदारी विवाद हो, किस तरीके से न्याय किया जाना चाहिए और जिन चीज़ों के कारण न्याय करने में चूक होती है, उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कैसे किया जाए। लेकिन ये न्यायिक व्यवस्था जिसमें आज हम लोग न्याय के लिए अपील करते हैं जिला न्यायालय में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, यह आप निश्चित रूप से जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था है, जो कि संवैधानिक आधार पर चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये कितनी कारगर है, इसके बारे में आप सब लोगों की क्या राय है मुझे ज़रूर बताना। जिस न्यायपालिका की व्यवस्था को आम नागरिक के सहयोग के लिए गुनहगार के उत गुनहगार के द्वारा जो आम नागरिक का उत्पीड़न किया जाता है, उसको जेल के सलाखों के पीछे डालने में होना चाहिए, वही न्यायपालिका की वही व्यवस्था का वो है एक अपराधी किस्म का व्यक्ति प्रयोग कर रातों-रात अमीर अमीर हो जाता है, रातों-रात करोड़पति हो जाता है और आप जानते ही हैं कि एक आम नागरिक न्यायपालिका की शरण लेने के बाद सिर्फ तारीख और तारीख के भरोसे रह जाता है। अब बात करते हैं देश के पुलिस प्रशासन की। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का किस तरीके से रवै सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपराधी किस्म का है, जो व्यक्ति जानवर प्रकृति का है, वो है चाहे देश के अधिवक्ता वर्ग से ताल्लुकात रखता हो, चाहे वह देश के किसी भी प्रशासन या अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखता हो, वह सीधा-सीधा हमारे देश के लिए दीमक है। ना वो पुलिस प्रशासन का आदमी है, ना वो प्रशासन का आदमी है और ना ही वह हमारी न्यायपालिका का आदमी है और ना ही वह जनप्रतिनिधि है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस तरीके की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि आप एक आज़ाद भारत में अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से मैंने ऐसा महसूस किया है जिला मथुरा में और वृंदावन नगरी में रहकर कि एक युवा आज बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। आज़ाद है तो वो सिर्फ वह युवा है, जो सिर्फ एक मानकों के दायरे में अपने जीवन को जी रहा है, जो बहुत ही खुलकर ना तो राजनीतिक अपने अधिकार का प्रयोग कर पा रहा है और ना ही संवैधानिक अपने अधिकार का प्रयोग कर पा रहा है। इस तरीके का जो युवा है, वह अपने आप को उन्नत महसूस कर सकता है। लेकिन बात करें देश की राजनीति की तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे देश की जनता में है। क्योंकि मैं आपसे एक पहला प्रश्न ये करना चाहूँगा, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। उस उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्या हालात हैं, आप जानते ही हैं और शिक्षा की बैकबोन को सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, वो किस कैटेगरी की दी जाती है और वो किस कैटेगरी की क्यों दी जाती है, ये भी आप समझ लीजिए ताकि देश का जो नागरिक है, वो शिक्षित ना हो पाए। और जब देश का नागरिक शिक्षित ही नहीं होगा, तो वह किसी भी शिक्षित व्यक्ति के द्वारा किए गए सामाजिक प्रयास को, किसी भी शिक्षित व्यक्ति के द्वारा किए गए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे स्तंभ के रूप में जो पत्रकारिता जैसा प्रयास है उसको या किसी भी प्रयास को तवज्जो नहीं देगा। मैं आपको थोड़ा-सा पुलिस के अनुभव आज साझा करूँगा और वृंदावन पुलिस के अनुभव साझा करूँगा। आज वृंदावन में नवरात्रि को लेकर कई प्रकार की सवारियाँ निकल रही थी और वृंदावन में ही आज हमारे साथ एक घटना हुई। मेरे साथ कई ऐसे पुलिस एक्सपीरियंस रहे हैं, जहाँ मैंने ये देखा है पुलिस की पहचान देखिए मेरा सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं है। पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, यदि उसका प्रयोग किया जाए, तो ये नागरिक हित में हो सकती है, देश हित में हो सकती है। लेकिन जो पर्दे के पीछे की बात है, कहीं न कहीं आज जो पुलिस प्रशासन को आम आदमी के द्वारा पहचाना जाता है, वो किस तरीके से पहचाना जाता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन का जो नाम जो आम आदमी से जो सरोकार होता है, वो इस तरीके से होता है कि पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की धारा लगाकर, किसी भी प्रकार का झूठा मुकदमा बनाकर, बस आपको एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर जेल की सलाखों के पीछे तत्काल रूप से भेजने के लिए तैयार रहता है। मैं उस पुलिस प्रशासन की निंदा नहीं कर रहा, इस तरीके के लोग जो पुलिस प्रशासन में मौजूद हैं, जिनको देश की सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहना चाहिए। मेरे साथ भी कई बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं, पुलिस प्रशासन के सामने ही आपराधिक किस्म की घटनाएँ मेरे साथ लोगों के द्वारा की गई और पुलिस प्रशासन की जो जो सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर जो जो पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, वो मौन रहे सिर्फ।
तो ये किस प्रकार का पुलिस प्रशासन है? इस तरह के लोगों की जांच की जानी चाहिए, इस तरीके की, और उच्चाधिकारियों को जो जो हाई अथॉरिटी मिली है, वो पुलिस प्रशासन में जो नीचे किस्म के जो अधिकारी हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए मिली हुई है कि वो उन पर कार्रवाई करें। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज एक अपराधी किस्म का व्यक्ति एमपी नंबर की गाड़ी को लेकर वृंदावन में एंटर करता है, वृंदावन में घूमता है, और उसके बाद जो वृंदावन में जो माहौल चल रहा था सवारियों का, जो दुर्गा माँ के विसर्जन का जो माहौल चल रहा था, उस दौरान वह अपराधी किस्म का व्यक्ति हमारी गाड़ी पर अपनी गाड़ी से हमला करता है। और ये सब घटना 2 स्टार पुलिस की मौजूदगी में, वहां खड़े हुए कांस्टेबल की मौजूदगी में होती है। ये घटना वृंदावन के, आपको बता दूं, आप यदि वृंदावन मथुरा में रहते हैं तो एक तरीके से ये लोकल न्यूज है, लेकिन ये पूरा सवालिया निशान है उत्तर प्रदेश पुलिस में। इस तरीके के नीच किस्म के जो जो पुलिस कर्मी हैं, जो अधिकारियों के सामने बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी हरकतें धीरे-धीरे करके जब सामने आती हैं, वायरल होती हैं कभी वीडियो, तब पता लगता है कि वो कितने नीच किस्म से आम आदमी का शोषण करने में बाज नहीं आते हैं। तो उस व्यक्ति के द्वारा, ये जानते हुए कि हम सामने गाड़ी लेके जा रहा था, मैं अपनी पत्नी के साथ था, छोटा बेबी भी मेरे साथ था, उसने हम पर अटैक कर गाड़ी को चढ़ा और हमने ये सोचा कि पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, 2 स्टार ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद है, जो कि सवारी की व्यवस्था में लगाई गई है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मथुरा वृंदावन पुलिस में सब जगह शेयर करें, ताकि जो आज की डेट में मैं डेट भी मेंशन कर दूंगा, जो आज की डेट में जो पुलिसकर्मी जो ये वृंदावन नगर पालिका चौराहे पर जो मौजूद थे, उनकी इस नीच हरकत का उनको महसूस रियलाइज जरूर हो। मैं आपको पूरी घटना बताना चाहूंगा। दरअसल घटना ये हुई कि उस व्यक्ति ने, अपराधी किस्म के व्यक्ति ने हम पर हिट करने की कोशिश की, लेकिन हम बाल बाल बचे। मुझे ऐसा विश्वास था कि पुलिसकर्मी अपना एक्शन दिखाएंगे। वही पुलिसकर्मी जो आम युवाओं को पीटने में बाज नहीं आते, आम युवाओं को 3rd डिग्री देने में पीछे नहीं हटते, आम युवाओं पे तमाम तरीके के संगीन धाराओं के मुकदमा बनाकर उन्हें अपराधी साबित करने में पीछे नहीं हटते, आज वो पीछे नहीं हटेंगे निश्चित रूप से उस गाड़ी वाले को तुरंत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और पुलिस के इस ढीले रवैये को देखकर वह व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी को लेकर फरार हो गया। हमने उससे प्रयास किया ये जानने का कि कहीं उसने शराब तो नहीं पी रखी है, तो उस व्यक्ति ने शीशा खोलकर बड़े कॉन्फिडेंस से पुलिस के सामने हमें ये जताया कि उसने शराब नहीं पी रखी, लेकिन निश्चित रूप से उसने और किसी तरीके का नशा कर रखा था। मैं 100% कह सकता हूँ कि उसने किसी भी तरह का कोई स्मैक का या कोई अन्य प्रकार का नशा किया हुआ था, जिससे कि मुंह से उसके से स्मेल आना संभव नहीं। और तभी वहां पर 10 सेकंड ही हुआ है हमें उसे ट्रैक करने पर, मैंने ट्रैक किया था उसे जाकर, कि एक साधु आकर बोलता है कि ये पीछे से मेरे पर भी हमला कर कर भागा है। वो एमपी नंबर की गाड़ी थी, लेकिन मैंने ज्यादा उलझना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं वृंदावन मथुरा के कुछ पुलिस कर्मियों से ऐसे गंदे अनुभव देख चुका हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, रंगजी चौकी पर एक घटना हुई थी, जहाँ एक परदेसी ने हम लोगों को घुमाते फिराते यजमानी का काम करते, तो उसने हम पर एक आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दे दिया था, जबकि पुलिस ने उनको जाने दिया और हमको कई घंटे तक बिठा के रखा। तो हमने अपने परिचय का प्रयोग किया, अपने ज्ञान का प्रयोग किया, तब जाके, लेकिन तब भी रंगजी चौकी इंचार्ज ने हमें ये धमकाने का प्रयास किया था कि आपको किसी ना किसी मामले में हम अंदर कर देंगे, जबकि ये जानते नहीं थे वो कि हम मीडिया कर्मी हैं। तो इस तरीके की पुलिस के द्वारा जो सहयोग ना करने की नीति है, इससे बल किसको मिलता है? अपराधी लोगों को। और इससे जो डिप्रेशन मिलता है, इससे जो कहते हैं ना स्वतंत्रता जो छिनती है, अपने आप को स्वतंत्र, पुलिस की वर्दी को देखते ही एक आम आदमी के अंदर क्या आना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन पुलिस की वर्दी को देखते ही एक आम आदमी के अंदर क्या इमेज बनती है कि कहीं मुझे किसी झूठे केस में ले जाके बंद ना कर दिया जाए, कहीं मुझसे यहाँ से पुलिस मुझे उठाकर ले ना जाए और मुझसे जबरन किसी भी प्रकार की जो है घूस या रिश्वतखोरी की मांग ना करी जाए। इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है। और वृंदावन में भी आए दिन श्रद्धालु लोग आते हैं, और श्रद्धालु ये सोचकर कि हम वृंदावन में आए हैं, हम पर्यटक हैं, हमारी सुनवाई पहले होगी, इस तरीके से कई बार वृंदावन मथुरा में जो लोग हैं, वह बेचारे जो अपना पेट पालते हैं, ब्रजवासी हैं, हम भी उनमें से ही एक हैं, उन लोगों पर लांछन लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। उन लोगों के साथ में महिलाएं होती हैं, तो वह अधिकांशतः उन महिलाओं का प्रयोग करते हैं, जबकि न्यायिक व्यवस्था में इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई बच्चा हो, तो उसके प्रति एक साक्ष्य व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बहुत बुरा हाल है हमारे
वृंदावन मथुरा में उच्चाधिकारियों के द्वारा लगातार ये प्रयास किए जाते हैं कि निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वे जनता के साथ समन्वय बनाएं और एक सौहार्दपूर्ण और एक बहुत ही अच्छा विनम्र भाव रखें। लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी जो आज मौजूद थे नवरात्र विसर्जन दशमी के दिन वृंदावन मथुरा की सवारी में मौजूद थे, जो कि लगभग 8-9 बजे का समय होगा, जो कि नगर पालिका चौराहे पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी निष्क्रियता दिखाई और उस निष्क्रियता के चलते वह अपराधी किस्म का व्यक्ति हो सकता है, वह कहीं का फरार अपराधी हो। यदि उसको पकड़ते तो उसका थोड़ा काला चिट्टा निकल के आता और पुलिस के द्वारा 10-20 सवाल उससे किए जाते तो उसके अंदर कानून के प्रति जो भय था वो मुझे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा था। यही कारण है आज हमारे देश में जो अपराधी किस्म के लोग हैं वह सीधे साधे लोगों की जमीनों को विवादित कर देते हैं और विवादित करने के बाद में लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर कर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर नेता बने फिरते हैं। तो इस तरीके के लोगों पर हमारे देश की योगी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? और हमारे देश में जो अधिवक्ता हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे प्रदेश सरकार को एक आम आदमी के लिए जो न्याय है उस न्याय की लड़ाई के लिए अच्छी दुरुस्त व्यवस्था के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और देश की जनता का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे देश की जनता बहुत ही कह सकते हैं अपंग हो चुकी है। मैं पूरे देश की जनता पे अभी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं वृंदावन और मथुरा के लोगों की बात करूंगा तो वृंदावन और मथुरा के लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मैं मथुरा की भी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा मथुरा के लोगों से आत्मसात नहीं हुआ, मैं वृंदावन के लोगों की बात करूंगा। वृंदावन के लोगों की मानसिकता बिल्कुल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर लुल्ल है। आपको सीधी सीधी बात बताऊं, यहाँ पार्षदों की जो टिकटें दी जाती हैं हमारे वृंदावन धाम में, जो पार्षद को जो कमल की टिकट मिलती है, हाथ के पंजे की टिकट मिलती है, इन टिकटों में भी आर्थिक लेन देन होती है। यानी कि पैसे देने के बाद ही ये टिकटें मिलती हैं। जबकि एक लोकतांत्रिक पार्टी का क्या कर्तव्य होना चाहिए आप बताओ? एक लोकतांत्रिक पार्टी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि देश के जुझारू युवा को वो ढूंढे और ढूंढने के बाद उसे अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल करें। और पार्टियों का बता दूं, पार्टियों का क्या, पार्टियों का जो सिस्टम है वो एक कंपनी की तरह चल रहा है। आज हमारे वृंदावन में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करी है एज मेंबर बनकर। तो सिर्फ एक नौटंकी चल रही है, मतलब वहां से एजेंडा बना दिया जाता है, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक आम आदमी अपने जीवन को जीने के लिए, अपने पैसे को कमाने के लिए, परिवार को जो है चलाने के लिए व्यवस्था देखेगा या देश की व्यवस्था देखेगा? और देश की व्यवस्था देखेगा तो उसकी फाइनेंशियल फंडिंग कौन करेगा? जब हमारे देश के युवा पर इस तरीके का कोई भी मतलब कहते हैं कि अरेंजमेंट नहीं होता है तो वो बेचारा अपनी जिंदगी को खून का सा घूंट पीकर एक परिवार को पालन करने में लग जाता है और रोई सी आंखों से, जिसमें आंसू नहीं होते हैं, रोई सी आंखों से समाज को देखता है। और जब समाज में कोई एक युवा व्यक्ति जुझारूपने से आता है तो फिर वो उसको सिर्फ ताना कसी करने में लग जाता है कि बेटा कुछ नहीं होगा इस देश में, ये होगा वो होगा। मैं आपको वृंदावन का अनुभव बताऊं, मैंने वृंदावन में एक संस्था बनाई जिसमें मैंने बच्चों को आईपीएस आईएएस पढ़ाने के लिए मुहिम चलाई थी। मैंने उसमें कई लाख रुपए बर्बाद किया ये सोचकर कि वृंदावन के जो समाज सेवी हैं वह वृंदावन के समाज सेवी आगे आएंगे और मुझे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वृंदावन के समाज सेवियों ने तो उल्टा, मैं फेमस ना हो जाऊं, मेरा नाम प्रसिद्धि आगे ना बढ़ जाए, तो मेरी तर्ज पर ही तमाम तरीके की संस्थाएं बना ली और मुझे कहीं से भी किसी ने भी 1 रुपए का आर्थिक सहयोग नहीं किया। तो क्या आंखें फूट गई थी इस वृंदावन के समाज सेवी लोगों की कि ये वृंदावन का एक युवा है, ये इतना अच्छा शैक्षिक, यहाँ के लोगों को सिर्फ नौटंकी करने में आगे है। कुछ एक आध संगठन के बारे में मैं नहीं कहूंगा और ये लाइन भी मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ जो कोई मुझ पर छाई ना हो सके, सत बात तो मैं बता रहा हूँ। वैसे 99% ऐसे ही है, एक आध परसेंट ऐसे लोग हैं जो संगठन अच्छी रूप से चला रहे हैं, उनका भाव है सेवा के प्रति। बल्कि यहाँ सिर्फ एक नौटंकीबाज जो लोग हैं जिनको केवल कोरा अपना सम्मान, जबरदस्ती का सम्मान कराने का उनको आदत है, और बस वो यूट्यूब पर अपना फेसबुक पर निकाल लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और बकर 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 उनको कुछ ना कुछ बोलने की आदत आदत है। मैं भी बहुत सारी चीजों में बकर बकर बोलता हूँ, लेकिन मैं अपना टाइम पास करने के लिए, मस्ती के लिए कभी कभी लाइव आकर बहुत कुछ बोलता हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो टॉपिक रूप से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँ तो जब जब सुनने की कैपेसिटी वाले लोग हों, लोगों के अंदर सुनने की क्षमता हो, लोगों के अंदर सुनने की स्थिति हो। लेकिन फिर भी मैं आज मेरा इच्छा है, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये भविष्य में काम आएगा।
तो हमारे वृंदावन में जो है कुछ ऐसे नौटंकी, मैं आपको बताऊं, मैं भी एक संगठन से जुड़ा था। मैं ब्राह्मण सेवा संगठन से जुड़ा था और बड़ा ही टाइम निकालकर मैं ब्राह्मण सेवा संगठन की मीटिंग में गया था। वहीं पर एक महापुरुष, वृंदावन के महापुरुष, जिनको सिर्फ बकर बकर करने की आदत रहती है, उन्होंने मेरा अपमान करने का प्रयास किया और वहां ऑन द स्टेज ही मुझे अनौपचारिक तरीके से डांटा, जिससे मेरा मनोबल डाउन हो गया और मैंने उस संगठन को छोड़ दिया। मैं उसमें सक्रिय रूप से भूमिका, एक आम आदमी आपकी मीटिंग में शामिल होता है, मीटिंग में शामिल होने के बाद अपने विचार, जबकि वहां के जो मेन है चंद्रलाल जी, उनका पूरा मुझे प्रेम मिला। तो इस तरीके के जो लोग समाज में हमारे में आ रहे हैं निकल कर, इनको सिर्फ अपनी जबरदस्ती फोटो खिंचाना है, हर जगह जाके इनको खड़ा हो जाना है। इन फोटोओं को खिंचाने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ। आप वृंदावन की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में, आप वृंदावन के युवाओं के बारे में कुछ कर पा रहे हो तो मुझे बताओ। केवल बस वृंदावन के लोगों को सवारी निकालना आता है और थोड़ी बहुत चीजें आता है, जैसे कि रामलीला करा देते हैं। अच्छी बात है, रामलीला होनी चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि देश में रामलीला नहीं होनी चाहिए, देश में रासलीला नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राथमिकता किस चीज की है। हमारे वृंदावन में जो शैक्षिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसके लिए आपको आगे ना आना चाहिए। तो बहुत ही बुरा हाल है वृंदावन का। बाहर से जो लोग वृंदावन में दर्शन करने आ रहे हैं, ये भी टोटली 85% आदमी सनातन विरोधी आ रहा है। आपको वृंदावन की स्थिति बताता हूँ मैं क्या है। वृंदावन में महाराज जी कुछ अपना एजेंडा लेके चलते हैं, तो वो अपने एक संप्रदाय या एक मंदिर को फोकस करते हुए एक परिकर को वो उठाते हैं, तो उस परिकर को उसका लाभ मिलता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बांके बिहारी मंदिर है, तो बांके बिहारी मंदिर का जो भी सिस्टम था, उससे जो अधिकांशतः लाभ था, लाभ तो बहुत लोगों का होता था वहां से, जैसे कि वहां के फूल पुजारी हैं, कुछ पंडे हैं, हम जैसे लोगों को भी होता था, लेकिन अधिकांशतः लाभ जो था वो बांके बिहारी परिकर के ही लोगों को, गोस्वामियों को होता था। अब जिसके चलते सरकार उस पर अपना अधिग्रहण करना चाह रही है, तो वहां एक समस्या क्रिएट हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे ही राधा रमण मंदिर है, राधा रमण में है पुंडरीक गोस्वामी, तो वो अपना कथा करते हैं, तो वो राधा रमण जी को अपना करते हैं। इसी तरीके से अभी प्रेमानंद महाराज जी फेमस हो गए। जी, प्रेमानंद महाराज जी का ये सिस्टम है कि ये फेमस हो गए यूट्यूब और फेसबुक से, इनको मिल गया हाइट, तो ये फेमस हो गए। फिर इनकी वीआईपी कैटेगरी की वीडियो वायरल होने लगी। तो हमारे देश में पहली बात तो लोगों को ये समझना होगा कि यदि कोई वीआईपी व्यक्ति किसी संत के दर्शन करने जा रहा है तो ही वो संत होगा क्या। तो आप लोग अपनी इस मानसिकता को बदलो और आप लोगों की किसी 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 भगवताचार्य का बार बार जो टेलीकास्ट है वो संस्कार पे आ रहा है तो ही वो बड़ा बाबा होगा क्या। तो आप लोगों ने अपने धर्म की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब कर रखी है, बहुत ही घृणित कर रखी है। इससे हमारे देश में बहुत ही माहौल खराब हो रहा है, हमारे देश का युवा बहुत ही परेशान हो रहा है। हमारे देश में एक युवा को सैटेलाइट चैनल्स, तमाम युवा नेता हैं हमारे देश में, तमाम युवा लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके अंदर बोलने की, राजनीतिक विज्ञान की और क्या कहते हैं कानून की अच्छी समझ है, जनता की मदद कर सकती हैं। सैटेलाइट चैनल कितना दिखाता है आम आदमी को, कितना कितना मौका देता है आम आदमी को। आम आदमी जब कोई बड़ा प्रोटेस्ट करता है, लाखों की संख्या में पिटता है, तब जाके तस्वीरें थोड़ी बहुत आ पाती हैं। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम है, तो यूट्यूब उसको कितना फेमस करेगा नहीं करेगा ये एक अलग की बात हो जाती है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं, मैं बहुत ही समस्याओं से पीड़ित रहता हूँ। मेरे अंदर एक अथाह एनर्जी है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वृंदावन में अधिकांशतः शोषण की स्थितियां बहुत बड़े स्तर पर हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम का विषय ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वह जो सार्वजनिक चंदा है उसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग हमारे वृंदावन धाम में होता है। जो सार्वजनिक चंदा बड़े बड़े पूंजीपतियों से जुटाया जाता है, उन्हें सिर्फ वो एक कार्यक्रम का रूप देकर अपनी प्रसिद्धि के, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ खर्च करते हैं। करोड़ों रुपए साल में हमारे वृंदावन धाम में खर्च हो जाता है। और क्यों खर्च हो जाता है कि सवारियां निकाली जाती हैं, ठाकुर जी का प्रचार करा जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है, जबकि उसमें सिर्फ ध्येय होता है कि उस कार्यक्रम को कराते हुए अपना प्रचार करना। तो हमारे वृंदावन मथुरा में जो नौटंकीबाज तरीके के जो समाज सेवी हैं, इन्होंने हमारे वृंदावन मथुरा के सार्वजनिक धन को खराब कर दिया है। और
जो पूंजीपति इन लोगों को 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए की, लाखों रुपए की फंडिंग कर देते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। लेकिन इनकी अपनी एक कैटेगरी है। ये हमारे वृंदावन के आम लोगों को जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वृंदावन धाम में, वो भी उन्हीं को फंडिंग करेंगे कि जाओ तुम अपना भी प्रचार करो और हमारा भी प्रचार करो, बड़ा फोटो हमारा लगाना, छोटा अपना लगाना, एक दूसरे को हम आएंगे कार्यक्रम में, तुम हमको दुपट्टा पहना देना और फिर तुम अगले कार्यक्रम में आना, फिर हम तुमको दुपट्टा पहना देंगे। तो इस तरीके की ये नौटंकी चल रही है। और आम जनता बेचारी क्या करती है, तिराहे चौराहे पर खड़ी हो जाती है, सवारियों को देख के मुस्कुरा के चली जाती है। ये बुरी स्थिति हमारे वृंदावन धाम में नौटंकीबाज समाज सेवियों ने कर रखी है। यहाँ जो सोशल सर्विस है, सोशल व्यवस्था है, पूरी तरीके से ठप है। और वृंदावन धाम के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। और वृंदावन के जो लोकल पूंजीपति हैं, जो लोकल धर्माचार्य हैं, उनके द्वारा भी तमाम तरीके का चंदा दिया जा रहा है। लेकिन इसका भी वो है दुरुपयोग हो रहा है वृंदावन धाम में। अब इससे कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि देश की जनता सपोर्ट करने वाली है नहीं है, वृंदावन की तो नहीं है लगभग। देश की जनता हो सकता है सपोर्ट करे तो ये वीडियो वायरल होगा, फिर आप लोग देखेंगे, फिर मेरे और भी विचार सामने आएंगे, फिर मैं और भी तथ्य सामने प्रकट करूंगा, तब जाके हो सकता है कि जनता मुझे भी थोड़ा सा मौका दे कुछ करने के लिए। मैं बताऊंगा ना समाज सेवा कैसे होती है। समाज सेवा ऐसे होती है कि समाज सेवा के लिए जो भी पैसा आया, उस पैसे के साथ में जो भी खर्चा हुआ उसको आप सार्वजनिक करें। उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्माचार्य सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं। तुमने गायों को कर दी सेवा, तो ये तो बताओ तुमने लिया कितना और गायों में लगाया कितना। पूरा एकदम बिल दिखाओ, पूरा सिस्टम दिखाओ, तब पता लगेगी कि तुम्हारी समाज सेवा कितनी है और तुमने समाज सेवा के नाम पे घपला कितना किया है। तो ये बुरा हाल चल रहा है हमारे वृंदावन धाम में। कोई नेता नहीं है, और कोई नेता बनना भी चाहे तो जो रूढ़वादी तरीके की सोच के लोग हैं, जो लोग अशिक्षित हैं पूरी तरीके से, जिनको देश के नवाचार के बारे में कुछ नहीं पता, देश की क्रिएटिविटी के बारे में नहीं पता, वो अपना तो, उनका तो बुढ़ापे का समय है, वो तो क्या है कि बस अपना टाइम पास कर रहे हैं पुरानी रीतियों के। लोग आज भी कहते हैं कि तुम कौन हो, बीजेपी वाले हो कि तुम कांग्रेस वाले हो। अरे हम तो देश वाले हैं, क्या बीजेपी, बीजेपी बात कांग्रेस बात। और बीजेपी की भी जो एक मतलब एक सिस्टम सा बना दिया, नेता बनना है तो पहले बीजेपी ज्वाइन करो, फिर बीजेपी की मीटिंगों में जाओ, फिर बस भर के लेके जाओ। अब बसों को लोग भर भर के लेके जाते हैं कार्यक्रमों में। अब वो भर के ले जा रहा है, उसको भी कोई नहीं पूछ रहा है, उसमें 10-20 प्रकार के फालतू लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर रैलियां हो जाती हैं। तो ये सब नौटंकी हमारे वृंदावन में चल रही है। और मथुरा में मुझे ऐसा विश्वास है कि मथुरा में कुछ लोग सक्रिय हैं। तो मेरी वीडियो जब वायरल होगी तो मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं कि पब्लिक फंडिंग का सबसे अच्छा यूज क्या होता है, मैं वो आपको मॉडल दिखाना चाहता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ें और कोई एक ऐसा बेसिक काम करें जिससे कि हमारे चिकित्सा व्यवस्था में, आप तुम देखो वृंदावन की मायावती में अल्ट्रासाउंड कराने वाला मौजूद नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो करता है मौजूद नहीं है। 3-4 साल हो गए। अब कहाँ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, कहाँ हैं? और विरोधी पार्टी के प्रतिनिधि, उनको भी शौक है। बहुत से लोगों को शौक है अध्यक्ष बनने का। सिर्फ ऐसे शौकिया लोगों को साइड में एक बना देना चाहिए कि भाई तुम 2-2 पद बना देने चाहिए, 2 अध्यक्ष होने चाहिए कि भाई शौकिया वाले साइड में हो जाओ और काम करने वाले आगे आओ। बहुत सारी ऐसी पत्रकारिता में भी चल रहा है। अब लोगों को एक अपना अपना सम्मान है, और लोग फिर क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर उसमें भी नौटंकी चलाते हैं। तो बड़ा ही बुरा हाल वृंदावन धाम में है। और इस वृंदावन धाम के इस तरीके के जो नौटंकीबाज लोग हैं, उनके बदौलत हमारे देश का युवा जो है, देश का युवा ही पूरी तरह से कह सकते हैं, जो कि वृंदावन में मान के चलो 2-5-10 युवा भी अच्छे हुए और उन बेचारों का भी करियर तबाह हो गया इन लोगों के चलते। तो पूरा वृंदावन धाम में समझ लो, पूरा वृंदावन धाम तो पूरी दुनिया और विश्व की राजधानी है। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर एक डर्राबाजी चलती है और उसी डर्रेबाजी में लोग चलते हैं, और यहाँ पे पैसों से लोगों को तोला जाता है। यदि मैं बड़ी 50 लाख की गाड़ी में से उतरूं और 4 चमचे बंदूक लेकर मेरे साथ हो, तो ये लोग नेता भी हमें मानना शुरू कर देंगे, और ये लोग हमें बड़ा पत्रकार भी मानना शुरू कर देंगे। तो ऐसी सोच के लोगों के बारे में अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से। वृंदावन का जो आम आदमी है उसको सिर्फ मजा लेने से फुर्सत नहीं है। उसको इतना समय भी नहीं है कि वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर इन वीडियो को देखे, लाइक करे, शेयर करे। तो क्यों करेगा? वो तो जब जब रट्टे में फंस जाता है किसी अधिकारी में, तो वो पत्रकारों को याद करता है।
तो बड़ी बुरी स्थिति है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आगे और भी मैं प्रयास करूँगा आप लोगों के साथ अपना विचार साझा करने के लिए, क्योंकि मैं भी फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है अपनी फैमिली को चलाने का। लेकिन अभी मैं वृंदावन लाइफ चला रहा हूँ, देखो इससे पहले मैंने वृंदावन इंसाफ में काम किया था। तो किसी भी प्रकार के एक व्यक्ति का चौन्नी का भी सपोर्ट हमको वृंदावन के द्वारा नहीं किया गया। वृंदावन के तमाम व्यापारियों के द्वारा मैंने जिन-जिन से अपील करी और वीडियो अब वायरल होगी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियली हम जैसे युवा साथियों को सपोर्ट करें, देश की पत्रकारिता को सपोर्ट करें, देश के सनातन धर्म को सपोर्ट करें और देश में एक सेवा को लेकर जो इस तरीके की तैयारियाँ होनी चाहिए। अब जैसे देखो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए वृंदावन में। वृंदावन जोड़ो यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, बहुत कुछ यात्रा। अब ऐसी यात्रा में ये बताओ एक आम आदमी वहाँ पहुँच सकता है? उनको भी फिर वही एजेंडा कि जो यूट्यूब पे या संस्कार पे चल रहे हैं, जो हाइलाइटेड महाराज है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी। और देखो तुम राष्ट्रपति को ले लो, राष्ट्रपति जी आई वृंदावन धाम। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा किसी पत्रकार साथी से या कोई भी अधिकारी से, मुझे इतना ज्ञान तो है नहीं, मैं तो सीधा साधा पत्रकार हूँ। हमारे देश की 99% जनता भी ज्यादा सीधी सादी है। तो ये इनका कार्यक्रम बनाया, इन्होंने आम जनता से कोई संवाद किया, आम पत्रकारों से कोई संवाद किया। कोई भी बड़ा आदमी आता है वो बड़े लोगों के साथ मिलके चला है। बागेश्वर धाम जी को ले लो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए, उन्होंने आके किसी स्थानीय पत्रकार को, किसी स्थानीय व्यक्ति को कोई 10 मिनट का या 20 मिनट का या 50 मिनट का कोई समय दिया कि भाई स्थानीय व्यक्ति कोई आए और उनको कुछ सवाल हो, उनके पास मन में कोई विचार हो। बस वही है कि फेमस फेमस से मिलके अपना एक एजेंडा बना रहे हैं। जिन लोगों का वृंदावन धाम से कोई संबंध नहीं है, बस वो संस्कार चैनलों पे चल गए, वो वायरल हो गए, वो वृंदावन को प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने वृंदावन के नाम का प्रयोग करके लाखों करोड़ों रुपए जुटा लिए और वृंदावन के लोगों के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। क्या किया? 4-6 जो चमचा नौटंकीबाज समाज सेवी हैं उनको 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिफाफे दे दिए कि भाई तुम्हें जो करना है वो करो, तुम अपना मुंह बंद रखो और हमारा विरोध मत करो। तो ऐसी बुरी स्थिति है। मैं तो यही चाहूंगा मथुरा वृंदावन के जो अधिवक्ता वर्ग के लोग हैं उनका मुझे प्रेम मिले और वृंदावन मथुरा के जो व्यापारी लोग हैं उनका मुझे प्रेम मिले, आम जनता का मुझे प्रेम मिले। तो मैं सार्वजनिक फंडिंग के साथ में एक तर्कपूर्ण जो पत्रकारिता होती है और देश की सेवा के लिए जो एक मॉडल होता है, वो मॉडल मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, तमाम अधिकारियों के सामने पेश करूंगा, लाइव पेश करूंगा, विद साक्ष्य पेश करूंगा। तब आपको ये पता लगेगा कि देश में किस तरीके से सेवा की जाती है, लेकिन उसमें आम जनता को भी जिस तरीके से मताधिकार का प्रयोग कर कर, जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट देने जाते हो ना आप लोग, मैं खुल के अभी बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन देसी भाषा में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करते हैं जब आप अपने ही आस-पास के शिक्षित और पढ़े लिखे युवा को हीन भावना से देखकर वह प्रसिद्धि ना पा जाए। जरूरी है वो व्यक्ति प्रसिद्धि के लिए ही अपनी लड़ाई लड़ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है वह देश का युवा वास्तव में सेवा भाव रखता हो। कौन से मीटर से आप चेक करोगे? और नौटंकीबाज लोग तो रोज आगे बढ़ ही रहे हैं और किसी ना किसी को आगे बढ़ना ही है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था ना कि ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, वही स्थिति रहती है। आज तमाम तरीके के मोबाइल इक्विपमेंट्सों का मैं प्रयोग करता हूँ जिसमें हजारों रुपए का खर्चा आता है। मैं एक चैनल चलाने के लिए प्रयास करता हूँ जिसमें जनता की आवाज दिखाई जाए, लेकिन आज हमारे देश की जनता कहते हैं ना कि 10,000 रुपए वो अपने व्यसन में खर्च कर देगा, अपने गुटखे में खर्च कर देगा, अपनी दारूबाजी में खर्च कर देगा, अपनी चरसबाजी में खर्च कर देगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक स्थानीय पत्रकार को मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन ये करारा जूता मेरे मुंह पे नहीं, आप लोगों के मुंह पे है, क्योंकि ये वीडियो तो सालों साल रहेंगी। लेकिन ये जरूर रहेगा कि आपको आईना दिखाने के लिए प्रयास एक छोटे मासूम आपके दास ने जरूर किया था। क्या कारण है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और वृंदावन धाम में अपना चेहरा बना लेते हैं, अपना वजूद बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ना तो अपना जनप्रतिनिधि चुना, ना आप लोगों ने अधिकांशतः अपना जो है आध्यात्मिक गुरु ही चुना। तो स्थिति आपके सामने यही है। आज की इस वार्ता को मैं यहीं रोकूंगा और उस पुलिसकर्मी को, जो ढील मोल वाला जो पुलिसकर्मी जिससे आज मैं चेहरा भी नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं उस समय दर्शन करने के भाव से जा रहा था। ऐसे लोगों से कहूंगा कि देश की सेवा में आपको मौका मिला है तो आप तो हिंदू धर्म के हिसाब से भी पाप कर रहे हो, तो आप जो है देश के कुछ काम आओ, नहीं तो क्यों फोकट में पुलिस का भी नाम आप बदनाम कर रहे हो। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत पुलिसकर्मी है जो अच्छी प्रकृति का व्यक्ति है और अपने नियम का पालन कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो वास्तव में
पुलिस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन जो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और आम जनता का शोषण कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ना अधिवक्ता हो सकता है, ऐसा व्यक्ति ना पुलिस हो सकता है और ऐसा व्यक्ति ना धर्मगुरु हो सकता है। आज मैं अपनी इस वार्ता को यहीं रोकूँगा, हालाँकि वार्ता कई जगह चली गई है, लेकिन आगे जाकर व्यवस्थित रूप से, क्योंकि रात के 2 बजे बना रहा हूँ, खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, आगे बैठकर व्यवस्थित रूप से चर्चा करूँगा, लेकिन चर्चा से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, तब तक काम बनने वाला नहीं। जनता जब तक अपने जनप्रतिनिधि को कंधे पे उठाकर, चौराहे पर जाकर स्वीकार नहीं करेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो जनता कृपया करके जागरूक हो, अपने पत्रकार को चुनें, अपने स्थानीय पत्रकार को सम्मान दें और अपने स्थानीय धर्मगुरु को सम्मान दें। और आप अपने स्थानीय देवता को नहीं पूजोगे तो क्या फ़ायदा फिर? फिर तो शोषण की जो लड़ाई चली रही है, आप भी कमाओ, हम भी कमाओ, अपना जीवन तो जी रहे हैं। राधा रानी की कृपा होगी तो अपने व्यक्तिगत संसाधन से खूब दहाड़ के बोलेंगे, है ना? और नहीं कृपा होगी तो 2, 4, 6 वीडियो डलेंगी, फिर बंद हो जाएगा हमारा चैनल। अब ये तो ठाकुर जी के भरोसे पे ही चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है। और ठाकुर जी ने बनाया है, देखो विरोध, अब इसका आध्यात्मिक आधार लें तो हमारा विरोध करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कलयुग में इस तरीके से झूठ होगा, क्राइम होगा, तो बनाया ठाकुर जी नहीं है, तो इसका विरोध करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो ठाकुर जी के भरोसे ही हमारी नाव चल रही है। और लेकिन हाँ, आप लोग चाहें तो आप तय कर सकते हैं कि आपको किसके पक्षधर रहना है, आपको कलयुग के पक्षधर रहना है या फिर आपको ईश्वर के पक्षधर रहना है। यदि आप राधा रानी और बांके बिहारी के पक्षधर रहना चाहते हैं, तो स्थानीय लोगों को लिए थोड़ा-सा सम्मान उनके लिए पैदा करें, थोड़ा-सा प्रेम उनके लिए पैदा करें और थोड़ा-सा आर्थिक सहयोग भी उनके लिए पैदा करें। सिर्फ कोरा सम्मान से कुछ नहीं होगा। आर्थिक सहयोग यदि आप लोगों का मिल जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, एक मथुरा और वृंदावन का रहने वाला व्यक्ति ₹10 रोज़ या ₹5 रोज़ भी अपनी स्थानीय पत्रकारिता को सहयोग करने में दे देगा। आप सिर्फ मेरा कागज़ भी खरीद लो। 99% ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो कि मुझे विश्वास नहीं है। वृंदावन की जनता से तो मुझे बहुत कम विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हूबहू हुआ हूँ। वृंदावन की जनता को अच्छी तरीके से समझता हूँ। कोई चौराहे पर बैठता है तो वृंदावन की जनता को आनंद आता है। वृंदावन की जनता को सिर्फ दूसरे की मुसीबत से मजा लेने में आनंद आता है। ये सिस्टम है वृंदावन में। आपके संग शोषण हो रहा हो, आपका घर मकान बिक जाए, आप रोड पे पिटो, आप भिखारी होकर भटकते हो डोलो, तो वृंदावन की जनता आपसे संतुष्ट है। और यदि आप उन्नति कर जाओगे, तो वृंदावन की जनता आपसे संतुष्ट नहीं होगी। मैंने तो ऐसा देखा है, और जो भी लोग अच्छे बचे होंगे जिनसे मैं जुड़ा नहीं हूँ, तो उन लोगों के बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैंने 99% अपना जो शिक्षित जीवन निकाल दिया, उसके शोषण के लिए जो ज़िम्मेदार है, वो हर व्यक्ति ज़िम्मेदार है, जिसने मेरी प्रतिभाओं को गुमराह करने की कोशिश की, जिसने मेरी प्रतिभाओं को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन लास्ट दम तक मैं अपनी बात रखूँगा और खुले रूप में रखूँगा। और बहुत ऐसे मामले हुए, जहाँ मुझे मेरे भी परिजनों के द्वारा जो है सहयोग नहीं मिला। लेकिन इस शोषण की कहानी में मुस्कुराता हुआ आप चेहरा देख रहे हैं तरुण कुमार शर्मा के साथ, ये देश की आवाज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने इस अगले एपिसोड में, जहाँ हम अपनी मन की और दिल की बात रखेंगे। आप सुनिए, मत सुनिए, आप शेयर करिए, मत करिए, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी दिल की बात, अपनी व्यथा को कह रहा हूँ, जिससे मेरा दिल हल्का हो जाता है। और जब इस तरीके की घटना किसी के साथ घटित होगी, तो उसे लगेगा कि तरुण कुमार शर्मा की आवाज़ नहीं, ये मेरे दिल की आवाज़ है। क्योंकि जब एक व्यक्ति पीड़ा में होता है ना, तब वो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ पाता, लेकिन जब वो पीड़ा में होता है खुद ही स्वयं, तब उस तक ये बोल पहुंचते हैं गोल रूप में। ये गोल रूप में चल रही है कहानी, तब वो समझ पाता है कि ये स्थिति कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जा रही है और कहाँ पहुंचेगी। आज मैं अपने आप को ठगा सा महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा संगठन देखने को नहीं मिलता जो किसी भी व्यक्ति के लिए खड़ा हुआ है इमरजेंसी में, सिर्फ बस फेसबुक पर फोटो पोस्ट करने के लिए, और बड़े लोगों के संग जा जाके भीड़ में धक्का मुक्की खा खा के एक फोटो खींच लेते हैं कि हम बागेश्वर धाम जी के साथ खड़े थे, कि हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ खड़े थे, ये फलाने नेता के साथ खड़े थे। उन नेताओं से तुम भला कितना अपना कर सकते हो, पहले तो ये बताओ। और अपना भी नहीं कर सकते हो तो किसी का करा कितना सकते हो, ये बताओ। केवल फोटो खिंचा के ये मनोवैज्ञानिक बीमारी को दूर करें। मैं किसी का इंटरव्यू लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ उस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ जो देश की सेवा करना चाहता है, अपने पड़ोसियों की सेवा करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और एक अच्छे और शांतप्रद जीवन को जो है चुनता है। ऐसे भी लोग हैं मूर्ख किस्म के, जिनको जीवन की परवाह नहीं, जीवन को जानते ही नहीं, एक बार मिला है तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए
जीवन को निकालते हैं। और भी बहुत सारी रहस्यात्मक बातें पॉइंट टू द पॉइंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि 30-35 मिनट का वीडियो हो गया है। मुझे नहीं लगता कोई इसे पूरा देखेगा भी, क्योंकि इतना धैर्य नहीं है लोगों के अंदर। इतना ही धैर्य हो जाता तो अपनी क्लासों में अच्छे से पढ़ाई कर लेते, और अपनी क्लास में अच्छे से बैठकर यदि राजनीतिक विज्ञान के 2 चैप्टर भी पढ़ लेते ना, तो इस देश का लोकतंत्र सुधर जाता। लेकिन यही है, चलने दो राम कहानी। क्योंकि राम जी को भी वनवास जाना पड़ा, जब उनके परिवार में ईर्ष्या थी। ये तो जो है क्या कहते हैं, कलयुग है, तो इसमें तो समाज में एक दूसरे से ईर्ष्या रहेगी। तो ईर्ष्या का प्रयोग करो। वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो तो इसको जो डिसलाइक जरूर करो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो तरुण कुमार शर्मा का विरोध करो। हाँ, विरोध से भी, क्योंकि समर्थन नहीं कर सकते हो तो विरोध करो, लेकिन कुछ करो जरूर। क्योंकि धर्म जब घटेगा तो ईश्वर स्वयं किसी ना किसी रूप में आएंगे, चाहे वो नेपाल की तरह तख्ता पलटने के रूप में आए, या कोई और कारण से आए। अब नीले घोड़े पर बैठ के आएंगे या गुलाबी घोड़े पर बैठकर आएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं देश की आवाज, तरुण कुमार शर्मा के साथ वृंदावन लाइव।